Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is न्योमा एयरफील्ड ईस्टर्न लद्दाख। तो जो न्योमा एयरफील्ड है ईस्टर्न लद्दाख का, इसके बारे में हम जानेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन न्योमा, अ विलेज इन लद्दाख. The Nyoma village is located close to the south bank of Pangong Tso at an altitude of about 13,700 feet. Nyoma is around 46 km from the line of actual control with China. जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कंस्ट्रक्ट करेगी इंडिया के हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड को न्योमा में, जो कि एक विलेज है लद्दाख का। ये जो न्योमा विलेज है ये आपका लोकेटेड है क्लोज में साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो के पास। जो इसका एल्टीट्यूड है वो आपका अबाउट 13,700 फीट का है। न्योमा जो है वो 46 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चाइना के साथ। ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंकुला टनल, द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,855 फीट, इज सेट टू स्टार्ट। और जो कंस्ट्रक्शन है सिंकुला टनल का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा जिसका एल्टीट्यूड 15,855 फीट का है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। The tunnel will connect Lahaul Spiti in Himachal to Jaskar Valley in Ladakh and provide all weather connectivity. और ये जो टनल है ये कनेक्ट करेगा लाहौल स्पीति को हिमाचल का जस्कर वैली से लद्दाख के, ताकि प्रोवाइड किया जा सके ऑल वेदर कनेक्टिविटी को। अब देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो एडवांस ग्राउंडिंग लैंडिंग स्टेशन और बाकी सब जो बताया गया है, कहाँ क्या क्या है वो दिखाया गया है इस मानचित्र में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑल रिपोर्टेड बर्थ एंड डेथ टू बी डिजिटली रजिस्टर। तो जो सारा रिपोर्टेड बर्थ और डेथ है इसको डिजिटली रजिस्टर करना होगा, जानेंगे इसके बारे में हम। रिसेंटली फ्रॉम अक्टूबर 1 ऑल रिपोर्टेड बर्थ एंड डेथ इन इंडिया इज डिजिटली रजिस्टर ऑन द सेंटर पोर्टल। अभी हाल ही में अक्टूबर 1 से जो सारा रिपोर्टेड बर्थ और डेथ है भारत में उसको डिजिटली रजिस्टर किया जा रहा है सेंट्रल पोर्टल पे। ये जो इनिशिएटिव है इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के माध्यम से किया गया है, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को। क्या फीचर्स है इसका? दिस डिजिटल सर्टिफिकेट विल सर्व एज एन सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अप्लाइंग फॉर ए ड्राइवर लाइसेंस, गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन, ऑब्टेनिंग पासपोर्ट और आधार कार्ड, एनरोलिंग एज ए वोटर, रजिस्टरिंग मैरिज एंड मोर। और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ये सर्व करेगा एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में, बहुत सारे पर्पस को ये फुलफिल करेगा। जैसे कि अगर एडमिशन लेना हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, अप्लाई करना हो ड्राइवर लाइसेंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन, ऑब्टेन करना हो पासपोर्ट या आधार कार्ड, एनरोल करना हो वोटर के रूप पे या रजिस्टर करना हो मैरिज या और सब, तो सब में ये काम करेगा। State will be mandated to register birth and death on the Center Civil Registration System portal and share the data with the Registrar General of India, which operate under the Union Home Ministry. और स्टेट जो है उसको मैंडेट किया गया है कि वह रजिस्टर करे बर्थ और डेथ को सेंटर के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पे और शेयर करे डाटा को रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, जो कि ऑपरेट करता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्किल इंडिया डिजिटल। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, जानेंगे हम स्किल इंडिया डिजिटल के बारे में। Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship had launched Skill India Digital (SID), a comprehensive digital platform designed to transform the skill, education, employment and entrepreneurship landscape in India. जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने लॉन्च किया है स्किल इंडिया डिजिटल को। ये एक कम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि यह ट्रांसफॉर्म करेगा स्किल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप को भारत में। This platform aims to offer industry-relevant skill courses, job opportunity and entrepreneurship support to enable access to quality skill development and better opportunity for every Indian citizen. और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद है कि ऑफर करे इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल कोर्सेज को, जॉब अपॉर्चुनिटी को और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट को, ताकि इनेबल किया जा सके एक्सेस क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट का और बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए हर एक इंडियन सिटीजन को। स्किल इंडिया डिजिटल फंक्शनिंग एट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, फोकस ऑन लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री 4.0 स्किल। जो स्किल इंडिया डिजिटल है ये फंक्शन कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्किलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत में। इसका फोकस है कि वो लिवरेज करे डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री 4.0 स्किल को। It is designed to accelerate the hiring of skilled talent, facilitate lifelong learning and promote career advancement. इसको डिजाइन किया गया है ताकि एक्सेलरेट किया जा सके हायरिंग को, स्किल टैलेंट का फैसिलिटेट किया जा सके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को और प्रमोट किया जा सके कैरियर एडवांसमेंट को। This platform align with the G20 framework for building DPI and the digital economy, emphasizing digital skill and literacy.
और ये जो प्लेटफॉर्म है वो अलाइन कर रहा है G20 फ्रेमवर्क के अनुसार ही, कि जो बिल्ड करने की बात कही गई है DPI को और डिजिटल इकोनॉमी को, जिसका फोकस है डिजिटल स्किल और लिटरेसी के ऊपर। की हाईलाइट ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल इंक्लूड, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है स्किल इंडिया डिजिटल का वो इंक्लूड करता है, जैसे कि उपयोग आधार या AI बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल वेरिफिएबल क्रेडेंशियल, जो इंट्रोड्यूस किया गया है डिजिटल वेरिफिएबल क्रेडेंशियल को, जो इंटीग्रेट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रिकमेंडेशन को, आधार बेस्ड eKYC फॉर सिक्योर एक्सेस, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फॉर एक्सेसिबिलिटी, emphasize on security measure and interoperability, integration of WhatsApp chatbot, effort to enhance the ease of doing business। एक सिग्निफिकेंट इनोवेशन जो है इंट्रोडक्शन को लेकर डिजिटल वेरीफाइड क्रेडेंशियल का, जो कि इंपावर करेगा यूजर को कि वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट रहे अपने क्वालिफिकेशन को एक सिक्योर, टेम्पर प्रूफ और वेरिफिएबल डिजिटल फॉर्मेट पे। स्किल इंडिया डिजिटल ऑल्सो इंटीग्रेट गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड हब फॉर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इनिशिएटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट। और जो स्किल इंडिया डिजिटल है ये इंटीग्रेट कर रहा है गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, क्रिएट कर रहा है एक सेंट्रलाइज हब को स्किल के डेवलपमेंट के लिए, और इनिशिएट किया गया है इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और वेरियस डिपार्टमेंट की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा ड्राइवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो जो डाटा ड्राइवन इनोवेशन की बात कही गई है एग्रीकल्चर के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। जो आपका नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हैज इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP in India to co-create data-driven innovation in agriculture and food system to benefit smallholder farmer। तो जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड, इसने पार्टनरशिप किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ भारत के लिए, ताकि वो को क्रिएट कर सके मिल के डाटा ड्राइवन इनोवेशन को एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम के लिए, जो कि बेनिफिट करेगा स्मॉल होल्डर फार्मर्स को। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू इनहेंस द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर by sharing open source data for product development, technology transfer and policy framing। और ये जो कोलैबोरेशन है इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए लाइफ और लाइवलीहुड को स्मॉल होल्डर फार्मर का, शेयर किया जाए ओपन सोर्स डाटा को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए। The partnership focus in on improving climate resilience in agriculture and it involved the dissemination of collaborative digital public goods such as DICRA data in climate resilient agriculture। और ये जो पार्टनरशिप है ये फोकस कर रहा है कि इंप्रूव किया जाए क्लाइमेट रेसिलेंस एग्रीकल्चर को और इन्वॉल्व किया जाए डिसेमिनेशन ऑफ कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड्स को, जैसे कि DICRA डाटा इन क्लाइमेट रेसिलेंस एग्रीकल्चर हो गया। DICRA provide open access to key geospatial dataset relevant to climate resilient agriculture and is curated by UNDP and partner organization। और जो आपका डाटा इन क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर दिख रहा है ये प्रोवाइड करता है ओपन एक्सेस की जियोस्पेशियल डाटा सेट का, जो कि इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर के लिए, और इसको क्यूरेट किया गया है UNDP और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो कोलैबोरेशन है इसको देखा जा रहा है एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में, ताकि लिवरेज किया जा सके डाटा को और प्रेजेंट किया जा सके इसको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत के रूरल फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। जो ओपन डाटा इनोवेशन है इस टाइप का ये प्रमोट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ऑप्टिमाइज करेगा एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को और इनहेंस करेगा रेसिलेंस को स्मॉल होल्डर के लिए, स्पेशली जिसमें वुमेन आएगी अगेंस्ट वेरियस रिस्क को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू डिस्कवरी बाय वेब टेलीस्कोप। नया डिस्कवरी जो किया गया वेब टेलीस्कोप के द्वारा, जानेंगे इसके बारे में हम। Scientists using the James Webb Space Telescope have discovered methane and carbon dioxide and the exoplanet K2-18b। जो साइंटिस्ट है उपयोग करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उन्होंने डिस्कवर किया है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एक्सोप्लैनेट K2-18b है उसमें। K2-18b is located in the Goldilocks zone around the cool dwarf star K2-18 where it receives just enough starlight to maintain liquid water। जो K2-18b है ये आपका लोकेटेड है गोल्डीलॉक जोन पे, जो कि आपका अराउंड है कुल ड्वार्फ स्टार K2-18 के पास, जहां पे वो रिसीव करता है इनफ स्टारलाइट को ताकि मेंटेन किया जा सके लिक्विड वाटर को। It is considered a Haitian planet, a hypothetical type of water-cover planet with a hydrogen-rich atmosphere that some scientists believe is a good candidate for research for sign of life। और ये माना जा रहा है कि ये जो है हाइसियन प्लेनेट है, जो कि एक हाइपोथेटिकल टाइप है वाटर का, जो कि कवर है प्लेनेट में हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर से। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक गुड कैंडिडेट हो सकता है सर्च करने के लिए साइन को लाइफ का वहां पे। The presence of methane and carbon dioxide along with shortage of ammonia supply to support the hypothesis that K12-18b may have water ocean beneath its hydrogen rich atmosphere।
और जो प्रेजेंस है वहां पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ साथ जो शॉर्टेज है अमोनिया का, ये सपोर्ट करता है इस हाइपोथेसिस को कि जो K1218b है, हो सकता है वहां पे वाटर ओशियन हो बीनीथ ओशियन रिच एटमॉस्फेयर के। ये जो स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है ये जो पॉसिबल डिटेक्शन है मॉलिक्यूल जिसको कि हम डाइमिथाइल सल्फाइड कहते हैं, जो कि अर्थ में मेनली प्रोड्यूस होता है लाइफ के लिए, पार्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन के कारण ओशियन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लैनेट मरकरी। तो जानेंगे हम प्लैनेट मरकरी के बारे में। NASA recently shared a captative image of Mercury, the solar system smaller planet on Instagram। अभी हाल ही में नासा ने सेंड किया है एक कैपिटेटिव इमेज को मरकरी का, जो सोलर सिस्टम का स्मॉलर प्लेनेट है, इसका इमेज को शेयर किया गया नासा के द्वारा इंस्टाग्राम पे। ये जो पिक्चर है इसको लिया गया है मैसेंजर के माध्यम से, जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि ऑर्बिट कर रहा है मरकरी को। ये दर्शाता है जो प्लेनेट का टेन और ब्लू ह्यूज है, साथ साथ इसके क्रेटर सरफेस को। मरकरी के बारे में हम जान लें। NASA provide intriguing details about Mercury, emphasizing its diminutive size, its proximity to Sun about 36 million miles or 58 million kilometers away, and its incredible speed traveling at nearly 29 miles 47 kilometers per second, resulting in a year on Mercury being just 88 Earth days। और नासा ने प्रोवाइड किया है एक इंट्रूडिंग डिटेल्स को मरकरी को लेके, जिसका फोकस है इसके डिमिनिटिव साइज के ऊपर, इसका जो प्रॉक्सिमिटी है सन के पास अबाउट जो कि 36 मिलियन माइल या 58 मिलियन किलोमीटर अवे है, इसका जो इनक्रेडिबल स्पीड है ये ट्रेवल कर रहा है नियरली 29 माइल्स 47 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, जिस कारण जो एक साल होता है मरकरी का वो सिर्फ 88 अर्थ डेज के अराउंड होता है। ये जो पोस्ट है ये दर्शाता है मरकरी के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे कि इसके थिन एक्सोस्फीयर को, जो कि कंसिस्ट करता है एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हेलियम और पोटेशियम को। Due to its lack of atmosphere and proximity to the sun, the planet experiences extreme temperature fluctuation ranging from soaring 800 degree Fahrenheit during the day to a freeze minus 290 degree Fahrenheit at night। और जो ये लैक कर रहा है एटमोस्फियर को, जो प्रॉक्सिमिटी है इसका सन के पास का, इस कारण इस प्लेनेट को एक्सपीरियंस करना पड़ता है एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को, जो कि आपका बहुत ज्यादा हाई 430 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है डे के समय पे, जबकि नाइट में ये -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। साथ साथ मरकरी जो है ये प्रोसेस करता है रिलेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड को, सिर्फ 1% ही स्ट्रांग है जैसा कि अर्थ में होता है वहां पे, जो कि इंटरेक्ट करता है सोलर विंड को, इस कारण ये क्रिएट करता है मैग्नेटिक टॉर्नेडो को प्लैनेट के सरफेस पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वन हेल्थ अप्रोच फॉर पैंडेमिक प्रिपरेशनेस। तो हम जानेंगे जो वन हेल्थ अप्रोच की बात कही गई है पैंडेमिक प्रिपरेशनेस के लिए, पीआईबी की न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ वोहा के साथ और ऑर्गेनाइज किया एक मल्टी सेक्टोरल वर्कशॉप को, जिसका टाइटल था रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ स्पिल ओवर इवेंट इन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया का। कहाँ पे? हैदराबाद पे हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हुआ, किसके साथ मिलकर हुआ। ये जो वर्कशॉप है इसका मकसद है कि स्ट्रेंथन किया जाए वन हेल्थ अप्रोच को पैंडेमिक प्रिपरेशन के लिए और फीचर्स किया जाए एक्सपर्ट को अलग अलग फील्ड के। ये जो वर्कशॉप का एफर्ट था ये अलाइन कर रहा था जो ग्लोबल नीड है इनहेंस करने के लिए प्रिपरेशनेस को फ्यूचर पेंडेमिक के लिए। स्पेशली ये हाईलाइट कर रहा था कोविड-19 पेंडेमिक को, जो आपका वहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ, ये एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहा है अपने पार्टनर के साथ और इसने क्वांटिफाइड किया है जिसमें कि FAO, WHO, UNEP भी आते हैं ताकि एड्रेस किया जा सके क्रिटिकल इश्यू को, जो कि हाईलाइट है इस वर्कशॉप का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो वर्कशॉप है ये फोकस कर रहा है 4 मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, कि इनहेंस किया जाए स्टेक होल्डर के नॉलेज को वाइल्ड लाइफ ओरिजिन डिजीज को लेकर, रिस्क एनालिसिस को लेकर, कंडक्ट किया जाए कंप्रिहेंसिव गैप एनालिसिस को इंडिया के रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रख के और मैनेजमेंट को, सिमुलेट किया जाए डिजीज स्पिलओवर सिनेरियो को और प्रमोट किया जाए कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस को रिलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ। जो आपका वन हेल्थ अप्रोच है, ये जो वर्कशॉप है ये एग्जाम्प्लीफाइड कर रहा है जो कमिटमेंट है वहां का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन हेल्थ अप्रोच को लेकर, जिसका फोकस है कि कोलैबोरेट किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ ताकि एड्रेस किया जा सके इंटरकनेक्टेड हेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल और ह्यूमन को, ताकि इसको टैकल करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम। तो एक जो नया साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल है इसको डेवलप कर लिया गया है ताकि ट्रैक किया जा सके साइबर अटैक को, जो कि टारगेट करता है ह्यूमन को, जैसे कि इंश्योरेंस फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो गया। ये जो टूल है इसका नाम है TTP, टैक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर, जो कि बेस्ड है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क के ऊपर में। ये मदद करता है ट्रैक करने में और कैटेगराइज करने में साइबर क्राइम को। ये आइडेंटिफाई करता है जो चेन ऑफ एविडेंस है जो कि आवश्यक होती है सॉल्व करने के लिए किसी भी केस को, और मैप करता है एविडेंस को जो फ्रेमवर्क है कन्विक्ट क्रिमिनल के लिए।
ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्रिएट करता है अप्रोक्सीमेट क्राइम एग्जीक्यूशन पाथ को, सजेस्ट करता है क्राइम पाथ को जो कि बेस्ड होता है यूडल डिराइव कीवर्ड के अनुसार, कंपेयर करता है मोडस ऑपरेंडी को उपयोग करके अलग अलग क्राइम को, मैनेज करता है यूजर रोल को, ट्रैक करता है जो एक्टिविटी होता है क्राइम पाथ का, रिलाई करके क्रिमिनल टैक्टिक टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर के ऊपर जो टीटीपी बैच इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा कन्विक्ट करने में साइबर क्रिमिनल को आसानी से और प्रिसाइजली। जो डेवलप्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क और टूल है वो अब तैयार है डिप्लॉयमेंट के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास। ये जो एडवांसमेंट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आसान कर देगा ट्रैक करने में एंड कन्विक्ट करने में साइबर क्रिमिनल को, और अल्टीमेटली ये रिड्यूस करेगा साइबर क्राइम की एक्टिविटी को कंट्री पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.